बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, ये प्रीवियस लेक्चर की कंटिन्यूशन है। लास्ट लेक्चर में हमने थ्योरेटिकल बैकग्राउंड देखा था विंड जनरेशन का। इस लेक्चर में हम इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिकलिटी देखेंगे। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, वही जो मैंने बताया था। जब विंड स्ट्राइक करती है उन ब्लेड्स से तो उसकी एनर्जी ऑब्जर्व हो जाती है ब्लेड्स में, जो कि कन्वर्ट होती है विंड एनर्जी में या रोटेशनल एनर्जी में। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है काइनेटिक एनर्जी का? सिंपल है, हाफ एम वी स्क्वायर। और उसके बाद पावर, जितनी ज्यादा विंड होगी उतनी आपकी पावर, जो रेशियो है पावर जनरेशन का, वो क्या होगा? ज्यादा होगा। सही है। अब इस पे डिफरेंट फैक्टर्स आते हैं, वो हम देखेंगे। इसमें सबसे पहले तो आपके पास ब्लेड का रेडियस आ जाता है, विंड की स्पीड आ जाती है, एयर डेंसिटी आ जाती है कि एयर के मॉलिक्यूल्स की डेंसिटी कितनी है। जितनी ज्यादा डेंस मॉलिक्यूल्स होंगे उतनी ज्यादा, जाहिर सी बात है, जितनी एयर डेंस होगी उतनी आपके पास जो एट द एंड जो पावर होगी वो ज्यादा जनरेट होगी। इसी तरह विंड की स्पीड जितनी ज्यादा होगी उतनी ज्यादा आपका जो शाफ्ट है वो रोटेट करेगा, तो उसी हिसाब से जो पावर होगी एट द एंड वो ज्यादा होगी। इसी तरह जितना ज्यादा ब्लेड का रेडियस होगा, यानी जितनी ज्यादा उसकी, अच्छा रेडियस क्यों करूँ? क्योंकि वो सर्कुलर एरिया कवर करता है ना, तो इसका जो डिस्टेंस होता है वो सर्कमफेरेंस होता है 2πr। ठीक है, तो हम इसके लिए रेडियस की बात करते हैं। उसकी लेंथ, उसकी ब्लेड की लेंथ को हम एज रेडियस ले रहे होते हैं। तो जितना ज्यादा वो रेडियस होगा, जैसे मतलब उतनी ज्यादा वो एरिया कैप्चर करेगा, उतना ज्यादा एरिया होगा उसका। तो जितना ज्यादा वो एरिया कैप्चर करेगा उतनी ज्यादा एयर वो बेसिकली क्या कर रहा होगा? ऑब्जर्व कर रहा होगा। उतनी ज्यादा आपके पास क्या होगी? रोटेशन एनर्जी प्रोड्यूस होगी, और एट द एंड इलेक्ट्रिकल आउटपुट आपका क्या होगा? इस हिसाब से बढ़ेगा। ठीक है, तो फॉर्मूला इसका सिंपल है, हाफ एम बी स्क्वायर बाय टाइम। अच्छा, ये कहलाता है मास फ्लो रेट। इसका फॉर्मूला होता है डेंसिटी ए वी। डेंसिटी मैंने बता दिया, ए डेंसिटी होती है कि जो मॉलिक्यूल्स हैं एयर के वो कितने ज्यादा डेंस है, और किस एरिया का फैक्टर्स में आ जाता है। ठीक है, कि उस जो ब्लेड्स जो रोटेट कर रहे हैं तो कितना क्रॉस सेक्शन एरिया कवर कर रहे हैं, मल्टीप्लाई में किस स्पीड से ब्लेड रोटेट हो रहे हैं, तो रॉ ए वी। ठीक है, वी क्या? वेलोसिटी, स्पीड। अच्छा, अगर मैं इसको मास फ्लो रेट को यहाँ पुट कर दूं मास बाय टाइम पे, तो क्या हो जाएगा? हाफ रॉ ए वी क्यूब। ठीक है। अच्छा, डेंसिटी का फॉर्मूला फिक्स होता है 1.225 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। जिस फॉर्मूला आपको याद करना होगा, ये डेंसिटी फिक्स होती है, आपको एयर की डेंसिटी पता होनी चाहिए। ये आपको शायद गिवन ना हो। विंड की स्पीड आपको पता हो सकती है, अभी हम न्यूमेरिकल्स देखेंगे इंशाल्लाह अपकमिंग लेक्चर्स में, तो और आसानी हो जाएगी। अच्छा, तो तीन मेन फैक्टर्स मैंने बता दिए, विंड स्पीड, एयर डेंसिटी एंड ब्लेड रेडियस। अच्छा, विंड स्पीड जो है ना, विंड टरबाइन उन्हीं जगहों पे लगाए जाते हैं रिस्पेक्ट टू विंड स्पीड जहां पर वो रेगुलर बेसिस पे हो, यानी जहां विंड स्पीड रेगुलर बेसिस पे होगी। अभी हम ये बात नहीं कर रहे कि वो कितनी ज्यादा है या कितनी कम। अगर वो कंसिस्टेंट है तो उन्हीं एरियाज में प्रेफर किया जाता है कि विंड टर्बाइन, यानी आइडल एरियाज होते हैं विंड टरबाइन की इंस्टॉलेशन के, जहां पर जो विंड है वो रेगुलर होती है। ठीक है। अच्छा, विंड स्पीड जितनी ज्यादा होगी उतनी इलेक्ट्रिकल आउटपुट आपका जनरेट होगा बाय दी टरबाइन, ये तो हमें पता है। हाई स्पीड, जितनी ज्यादा विंड की स्पीड ज्यादा, वही चीज दोबारा आ गई, स्ट्रॉन्गर विंड अलाउ द ब्लेड टू रोटेट फास्टर। जितनी ज्यादा स्पीड होगी ब्लेड उसी हिसाब से क्या होंगे? ज्यादा सफिशिएंटली और सिग्निफिकेंटली रोटेट कर रहे होंगे। और उसी के साथ जो लो स्पीड शाफ्ट होती है वो भी आपकी रोटेट करेगी, और फिर गियर बॉक्स में वो स्पीड आपकी क्या होती है? स्केल अप होती है 1000 टू 1800 आरपीएम ना। तो फिर वो मैकेनिकल इनपुट जाता है आपका अल्टरनेटर में, और फिर आपके पास क्या होती है? इलेक्ट्रिकल आउटपुट आपकी टरबाइन के थ्रू जनरेट होती है। तो सिंपल इसमें है, जितने ज्यादा रोटेट, एट द एंड कहना ही चाह रहा हूँ, जितना ज्यादा आपका शाफ्ट रोटेट करेगा उतने आपका जो रेशियो इलेक्ट्रिकल आउटपुट का वो बढ़ेगा। सही। अच्छा, ये रिलेशनशिप क्या कहता है ये? अच्छा, यहाँ पर एक चीज मुझे और बतानी थी। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है। ये जो पावर है ना पीडब्ल्यू, ये विंड पावर है। दिस इज नॉट द इलेक्ट्रिकल आउटपुट दैट वी गेट एट दी बाय द टरबाइन। सो ये थोड़ा सा डिफरेंट है। नहीं, डिफरेंट क्या मतलब? चेंज है। ये पावर जो है वो विंड पावर, जो कि आपके ये समझ लें मैकेनिकल पावर है, ये इलेक्ट्रिकल आउटपुट नहीं है। सही, बस ये ध्यान में रखिएगा। अभी जो हम कर्व देखेंगे, ये जो आउटपुट है ये एट एन ओवरऑल आउटपुट है जो हमें रिसीव होता है। ठीक है, ये किस पे डिपेंड करता है? विंड स्पीड पे। जाहिर सी बात है इनपुट पे डिपेंड करेगा। इलेक्ट्रिकल आउटपुट जो आपका वेरी कर रहा होगा,
और जो ये डिपेंड कर रहा होगा किस पे कर रहा होगा, विंड स्पीड पे। तो हम विंड स्पीड ही एक्स एक्सिस में रखते हैं क्योंकि ये इंडिपेंडेंट है और डिपेंडेंट क्या है, पावर, क्योंकि डिपेंड कर रहा है पावर किस पे, विंड स्पीड पे। तो क्या होगा, जैसे जैसे आपके पास विंड स्पीड बढ़ेगी, ये कट इन स्पीड का मतलब क्या है कि ये वो स्पीड है विंड की जिसपे आपके पास इलेक्ट्रिकल आउटपुट यानी रोटर आपको रोटेट होना शुरू हो जाएगा, यानी इलेक्ट्रिकल आउटपुट जनरेट होना शुरू हो जाएगा। ये वो रेटेड स्पीड है, ये वो मिनिमम स्पीड है जिसपे आपके पास यानी ये वो स्पीड है जिसमें मैक्सिमम आउटपुट पावर आपके पास आ रहा होगा। यानी अब इस विंड स्पीड के बाद अगर मैं स्पीड बढ़ाऊंगा विंड की, तो अब क्या होगा, पावर मेरी क्या होगी, अब मुझे क्या करना होगा, पिच कंट्रोलर के थ्रू एंगल्स को चेंज करके रेटेड पावर को क्या करना होगा, कम करना होगा। यानी उसकी जो ब्लेड की जो स्पीड है, एक होती है ब्लेड की स्पीड, होती है विंड की स्पीड, दोनों के रिलेटिव स्पीड पे आपके पास क्या होता है, टरबाइन ऑपरेट होता है। ये बात ध्यान में रखिएगा। देखें, एक होती है यहाँ पे कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है, इंशाल्लाह हम आगे देखेंगे, टिप स्पीड रेशो, जिसमें ब्लेड की स्पीड और विंड की स्पीड का रेशो लिया जाता है। ठीक है, यानी अब विंड स्पीड अगर मजीद बढ़ रही है, इसका मतलब मुझे ब्लेड की स्पीड को एडजस्ट करना होगा थ्रू कंट्रोलर और वट। तो अब क्या होगा, अब इलेक्ट्रिकल आउटपुट जनरेट होगा, क्योंकि अब जैसी बात है विंड स्पीड बढ़ रही है तो इसका मतलब स्ट्रेस भी बढ़ रहा होगा उस ब्लेड्स पे, तो मुझे उस हिसाब से उनके एंगल्स को क्या करना होगा, शिफ्ट करना होगा। वही पिच कंट्रोलर जो हमने देखा था। ठीक है, सही। और ये मेजर कहां से होती है स्पीड, एनोमोमीटर यूज किए जाते हैं स्पीड विंड की मेजर करने के लिए। ठीक है, तो अब ये वो लिमिट है। अब आगे क्या हुआ, जैसे जैसे विंड स्पीड बढ़ रही है, विंड स्पीड मैं नहीं बढ़ा रहा, खुद बढ़ रही है, तो क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिकल आउटपुट हम क्या कर रहे हैं, एडजस्ट कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। यानी एट द एंड क्या कर रहे हैं, रोटर को कंट्रोल कर रहे हैं हम, रोटर स्पीड को क्या कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं, ताकि ब्लेड जो है वो अब क्या हो, कम रोटेट करे। सही, ठीक है। अब तो लेकिन अभी भी इलेक्ट्रिकल आउटपुट जीरो नहीं हुआ। अब क्या होगा, मजीद विंड स्पीड बढ़ेगी, तो एक पॉइंट ऐसा आएगा विंड स्पीड का, जो कि यहाँ लिखा हुआ है 100, यानी जब 100 किलोमीटर पर आवर से विंड स्पीड आ रही होगी, तब हम कह देंगे ये कट आउट स्पीड है। यहाँ पर आपका जनरेटर जो है, जो अल्टरनेटर, जो रोटर जो है वो बंद हो जाएगा। अब यहाँ पर वो इलेक्ट्रिकल आउटपुट जनरेट नहीं करेगा, नहीं करेगा। तो आई रिपीट, कट इन स्पीड वो विंड की स्पीड है जिसपे आपका रोटर रोटेट होना शुरू होगा, इलेक्ट्रिकल आउटपुट जनरेट करना शुरू कर देगा। ये वो रेटेड स्पीड है जिसपे मैक्सिमम विंड की वो रेटेड स्पीड है जिसपे मैक्सिमम आउटपुट आ रहा होगा आपके पास, पावर आउटपुट, इलेक्ट्रिकल आउटपुट। और ये कट आउट स्पीड वो स्पीड है विच कॉरस्पॉन्डिंग टू दिस विंड स्पीड, जिस मतलब ये वो विंड स्पीड है, ठीक है, दैट इज 100 किलोमीटर पर आवर, जिसपे आपके पास कोई भी इलेक्ट्रिकल आउटपुट नहीं आएगा, जनरेटर शट डाउन हो जाएगा और उसके बाद तो शट डाउन ही रहेगा। सही, अब इसको और क्लियरली देख लेते हैं। रेटेड पावर वो मैक्सिमम पावर डेवलप बाय द रोटर एंड जनरेटिंग एंड इट इज आल्सो द जनरेटर रेटिंग। रेटेड पावर वो मैक्सिमम पावर है जो कि ये हमें हमें यहाँ रिसीव हो रही है। ठीक है, कट स्पीड वो मिनिमम स्पीड जिसमें मशीन पावर जनरेट करना शुरू कर दे या रोटेट होना शुरू हो जाए रोटर आपका। ये वो मिनिमम स्पीड है, रेटेड स्पीड, जिसपे आपके पास रेटेड पावर आना शुरू हो जाए, जो कि कौन सी स्पीड थी, ये वाली। सही है। अच्छा, फील्डिंग स्पीड क्या होती है, अच्छा इसमें और कट ऑफ स्पीड में फर्क होता है। फील्डिंग स्पीड वो होती है जिसमें आपका रोटर रोटेट कर रहा होता है, स्टिल इलेक्ट्रिकल आउटपुट जनरेट करता है। नोट किएगा मेरी बात को, स्टिल इलेक्ट्रिकल आउटपुट जनरेट कर रहा है इस स्पीड पे, इस स्पीड पे। लेकिन इसके बाद जैसे रोटर और रोटेट मदद करेगा विंड स्पीड पे, तो वो क्या हो जाएगा, यानी वो कट ऑफ स्पीड आ जाएगी। यानी इससे जस्ट पहले, इस कट आउट स्पीड से जस्ट पहले जो स्पीड होती है, ये समझ लें वो कौन सी स्पीड होती है, ये वाली। यानी मैक्सिमम स्पीड एट विच द, यानी मैक्सिमम विंड स्पीड है। यानी हम बात किसकी कर रहे हैं, इस ये हम बात किसकी कर रहे हैं, कट ऑफ स्पीड किया, विंड स्पीड, ये वो स्पीड है, ये समझ लें। अच्छा, कट आउट स्पीड पे जनरेटर आउटपुट जनरेट नहीं करेगा, जनरेटर शट डाउन हो जाएगा। लेकिन मैक्सिमम स्पीड वो कौन सी होगी जिसपे स्टिल वो इलेक्ट्रिकल आउटपुट जनरेट करेगा, वो होती है फील्डिंग स्पीड। ये समझ लें, एंड द मशीन डेवलप द पावर, स्टिल डेवलप द पावर, द मशीन स्टॉप बियॉन्ड दिस स्पीड। यानी अब मशीन इससे ज्यादा अगर विंड स्पीड बढ़ जाएगी तो मशीन क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। आई थिंक अब सिनेरियो बन रहा होगा, थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिक्स में काम आएगा। कटिंग स्पीड कौन सी स्पीड होती है, वो स्पीड जिसमें इलेक्ट्रिकल आउटपुट जनरेट होना शुरू हो जाए या रोटर रोटेट होना शुरू हो जाए। रेटेड स्पीड कौन सी स्पीड होती है, वो मिनिमम स्पीड जिसमें मैक्सिमम आउटपुट आपको मिल रहा हो पावर का। कट आउट स्पीड वो स्पीड होती है जिसपे आपके पास जनरेटर बंद हो जाए, नहीं अब बंद हो चुका है। फील्डिंग स्पीड जस्ट कट आउट स्पीड से पहले की स्पीड होती है जिसमें मैक्सिमम, यानी ये समझ लें विंड की मैक्सिमम स्पीड
विंड की मैक्सिमम स्पीड जिसपे स्टिल पावर आपकी जनरेट हो रही होती है, सही। यानी इसके बियॉन्ड जो स्पीड आ जाएगी वो कट आउट स्पीड आ जाएगी, ठीक है। अच्छा, आई थिंक समझ आ गया होगा। अच्छा, टर्बाइन आर डिजाइन टू ऑपरेट विद भाई डिजाइन किए जाते हैं, इनकी स्पेसिफिक रेंज होती है, इस रेंज पे वो डिजाइन किए जाते हैं, इससे बियॉन्ड ना वो ऑपरेट होते हैं और ना उनको ऑपरेट किया जाता है, वरना वो ब्लेड जो है वो डैमेज हो सकते हैं। अब मैंने बता दिया कट इन स्पीड कट आउट स्पीड, आपको बहुत अच्छी तरह क्लियर इंशाल्लाह हो गया होगा। ये वही चीज लिखी हुई है, between the cut in speed and rated speed where the maximum output is reached। cut in speed और rated speed के बीच में जो आउटपुट आ रहा है मैक्सिमम आउटपुट यानी इंक्रीजिंग रेट पे होता है, इंक्रीज कर रहा होता है आउटपुट इन दोनों के बीच में। तो सिंपली वही ग्राफ ही एक्सप्लेन किया हुआ है। Typically the wind speed, for example if the wind speed double the power output will increase it, यानी जितनी ज्यादा स्पीड बढ़ रही होगी शुरू में तो पावर आउटपुट भी बढ़ रहा होगा, ठीक है। अच्छा, द कट इन स्पीड एट विच द विंड टर्बाइन इज एबल टू जनरेट, वही कट इन स्पीड के बारे में मजीद एक्सप्लेनेशन दी हुई है। बट ये वही चीज मैक्सिमम आउटपुट इज रीच्ड, मैक्सिमम कट आउट स्पीड, कटिंग स्पीड और रेटेड स्पीड के दरमियान जो आउटपुट आएगा वो मैक्सिमम आउटपुट आएगा। देखिए ये मैक्सिमम आउटपुट है आपके पास। उसके बाद क्या होगा, मजीद विंड स्पीड बढ़ने से आउटपुट जो है वो एडजस्ट होना शुरू हो जाएगा, यानी रोटर आपका क्या होना शुरू हो जाएगा, रोटर आपका स्लो डाउन होगा। इसको हम किसके थ्रू करते हैं वो हमने पूरी कंस्ट्रक्शन देखी, जिसमें हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल जनरेट होता है। पहले विंड स्पीड कैलकुलेट की जाती है, विंड स्पीड कितनी आ रही है, और फिर वो सिग्नल भेजा जाता है आपके पास यॉर्क ड्राइवर को। तो यॉर्क ड्राइवर क्या करता है, उसकी जो पोजीशन होती है नेस्ले की उसको एडजस्ट करता है, और फिर क्या करता है बेसिकली रोटर को कंट्रोल किया जाता है। बेसिकली रोटर जो होता है ना आपके पास, उसको उसको कंट्रोल, उसकी स्पीड को रोका जाता है, स्लो डाउन किया जाता है। तो क्या अगर विंड स्पीड बढ़ेगी और मजीद आप रोटर की स्पीड बढ़ा रहे हो तो जाहिर सी बात है एक सर्टेन रेंज तक वो ऑपरेट करेगा, वरना उसके बाद क्या हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा। लिखा हुआ है द टर्बाइन आर डिजाइन्ड टू ऑपरेट विद इन अ स्पेसिफिक रेंज ऑफ स्पीड, विंड स्पीड, ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ये चीजें हमने देख ली हैं, कोई खास इंपॉर्टेंट। कट आउट स्पीड एट विच द टर्बाइन मस्ट बी शट डाउन टू अवॉइड डैमेज। कट आउट वो स्पीड है जिसमें टर्बाइन को शट डाउन होना ही होना है, ठीक है। अच्छा, सही है। ये तो वही टर्बाइन डिजाइन। अब ये डिपेंड करता है ज्यादा टर्बाइन बड़े साइज के टर्बाइन है तो कट इन स्पीड भी मेरे ख्याल में उस हिसाब से एडजस्ट होगी, कट आउट स्पीड भी फिर उसकी ज्यादा होगी, जाहिर सी बात है, क्योंकि टर्बाइन के ब्लेड का साइज बड़ा है तो ज्यादा विंड को क्या करते हैं उसके स्ट्रेस को बेयर कर सकते हैं। तो ये डिपेंड कर रहा होता है कि साइज क्या है और डिजाइन क्या है, किस डिजाइन के बने में, ठीक है। अच्छा, बेस लिमिट क्या कहती है, ये बहुत अच्छा लॉ है, ये आपको इस टरबाइन के साथ क्लियर कर देगा। ये कह रहे हैं कि मैक्सिमम जो विंड एनर्जी एक्सट्रैक्ट हो सकती है ना वो आपकी 59.3 है, यानी 59.3 काइनेटिक एनर्जी ही आप मैकेनिकल एनर्जी जो में कन्वर्ट कर सकते हो टू टर्न अ रोटर, ठीक है, टू टू रोटर। मतलब ये है कि जो विंड आ रही है, जो एक्सट्रैक्ट कर रही है उन ब्लेड से, वो सिर्फ 59.3% ही बस ऑब्जर्व हो सकती है, पूरी 100% विंड कभी भी कैप्चर नहीं हो सकती। तो इसका मतलब मैक्सिमम जो विंड एनर्जी की जो एफिशिएंसी है, जो विंड एफिशिएंसी है मैक्सिमम, ठीक है, इज 0.59। यानी इसका मतलब यह है कि विंड टरबाइन जो लगते हैं पूरे टोटल, उनकी एफिशिएंसी यानी जो एनर्जी जो कैप्चरिंग जो एफिशिएंसी है वो 59% से एक्सीड कर ही नहीं सकती, ये कहता है ये लॉ, ठीक है। पावर कोफिशिएंट क्या बताता है कि कितनी पावर आपने एक्सट्रैक्ट की टरबाइन से डिवाइड बाय टोटल कंटेन इन द विंड सोर्स रिसोर्स, क्या वही आपने कितनी पावर जनरेट की एज कम्पेयर टू दी जो विंड आपने रिसीव की, जो विंड आपको रिसीव हो रही है इससे आपने कितने आउटपुट, कितना आउटपुट आपने जनरेट किया, तो वे क्या है, विंड कोफिशिएंट, सही है। तो इज अ मैक्सिमम पॉसिबल जो आउटपुट है वो 0.59 है, ठीक है। यानी कन्वेंशनल विंड टरबाइन जो होते हैं कैन ओनली एक्सट्रैक्ट दिस पावर। मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि विंड इन शॉर्ट में इसको और इजी वर्ड में बताऊं, सिंपल ध्यान में रख लें कि विंड टरबाइन की जो एफिशिएंसी है वो 10%, ठीक है। यानी ये कहना चाह रहे हैं कभी भी 100% वो ऑपरेट हो ही नहीं सकते, ठीक है। लेकिन अब होता क्या है, ये तो वो विंड एनर्जी होगी
लेकिन ओवरऑल रियल वर्ल्ड में देखा जाए तो अल्टरनेटर पे ये तो थ्योरेटिकल बात होगी ना 59%, तो कि 59% विंड एनर्जी ही वो एक्चुअल में कैप्चर कर सकते हैं, सही है। लेकिन अगर हम उसको प्रैक्टिकली देखें तो अब अल्टरनेटर में बहुत सारे लॉसेस भी होते हैं, मैकेनिकल लॉसेस भी हैं, पावर लॉसेस भी होते हैं, तो वो सब मिला के कितनी आप एफिशिएंसी अटेन करते हो, वो है 0 पॉइंट यानी 35 से 45%। यानी टर्बाइन एफिशिएंसी रियल वर्ल्ड में कितनी हो गई, 35 टू 45%। तभी मैंने आपको शायद शुरू में बताया था कि टर्बाइन विंड टर्बाइन इतने एफिशिएंट नहीं होते रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रिकल आउटपुट, ठीक है। ये वही है, विंड स्पीड जैसे बढ़ रही है आपके पावर आउटपुट बढ़ रहे हैं, ये ग्राफ वही बता रहा है आपको, ठीक है। इसमें प्रॉब्लम नहीं है। ये 32 ये होता किस तरह, ये गियर बॉक्स के थ्रू हो रहा होता है, जो में हाई स्पीड शाफ्ट लगे होते हैं, जो कि इस विंड स्पीड की कॉरस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रिकल आउटपुट बढ़ा रहे होते हैं, पावर आउटपुट बढ़ा रहे होते हैं, ठीक है, सही। तो अच्छा, और क्या लगे, हाँ, पावर डिपेंड्स अपॉन एयर डेंसिटी। एट द एंड क्या कर रही होती है कि पावर, एक मिनट, एयर डेंसिटी जो होती है वो बेसिकली क्या करती है कि हाँ, एयर डेंसिटी में क्या होता है कि बेसिकली जो एयर के मॉलिक्यूल्स होते हैं, मैंने बताया था कि ये एल्टीट्यूड पे डिपेंड कर रहे हैं, जितना ज़्यादा एल्टीट्यूड होगा वहाँ एयर डेंसिटी कम होगी, तो वहाँ पर आपके पास जो आउटपुट होगा वो कम होगा, ठीक है। और जहाँ एयर डेंसिटी आपकी लो, वही एयर डेंसिटी लो एट हाई एल्टीट्यूड, सही, माउंटेन पीक्स पे एयर डेंसिटी लो होगी तो आउटपुट भी क्या होगा, कम होगा। जहाँ एयर डेंसिटी ज़्यादा होगी वहाँ आउटपुट भी क्या होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है। अच्छा, विंड टर्बाइन डिजाइन टू मैक्सिमाइज द रोटर ब्लेड रेडियस। वही विंड टर्बाइन को इस तरह डिजाइन किया जाता है कि रोटर ब्लेड्स जो हैं वो मैक्सिमम आउटपुट जनरेट करें। जितने ज्यादा ब्लेड का रेडियस ज्यादा होगा उतनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी कैप्चर होगी और उतनी ज्यादा आपके पास इलेक्ट्रिकल आउटपुट एट द एंड, यानी रोटर रोटेट करेगा और टर्बाइन के थ्रू पावर जनरेट होगी। अच्छा, लार्जर ब्लेड रिक्वायर मोर स्पेस एंड हाई विंड स्पीड टू ऑपरेट। हाई स्पीड और स्पेस रिक्वायर होती है इनको सफिशिएंट आउटपुट जनरेट करने में। ये बात इस तरह है, ये आगे मैं आपको बताऊंगा ये स्पेस का मतलब क्या है, इसको होल्ड करिएगा जरा। ये देखें, द टर्बाइन आर स्पेस आउट एट 4 टाइम्स द रोटर डायमीटर। स्पेस क्यों रखा जाता है, क्योंकि जब स्ट्राइक करती है काइनेटिक एनर्जी तो वो जैसे विंड जो होती है वो अपनी एनर्जी लूज करती है, तो उसको अपनी एनर्जी रिटेन करने के लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है, तभी स्पेस रखा जाता है 4 टाइम्स रोटर से, ताकि वो काइनेटिक एनर्जी दोबारा से उसी फॉर्म में आ सके। वरना अगर स्पेस नहीं होगी तो जाहिर सी बात है काइनेटिक एनर्जी लूज कर जाएगी, फिर आपके पास टर्बाइन उस हिसाब से काम नहीं करेगा, ठीक है। तो अवॉइड इंटरफेरेंस बिटवीन द टर्बाइन विच डिक्रीज द पावर आउटपुट, ठीक है। तो ये इसका मतलब ये था, ये इनको जो टर्बाइन होते हैं इनमें स्पेस रखी जाती है ताकि जो स्ट्राइक करे एयर उसको थोड़ा सा टाइम मिल जाए, ताकि वो अपनी एनर्जी को दोबारा क्या करे, उसी सस्टेनेबल फॉर्म में रिकवर कर सके, ठीक है। अच्छा, ये तो सिंपल मैंने बताया था एरिया पाई आर स्क्वायर, क्योंकि ये सर्कुलर एरिया होता है तो कि ये सर्कुलर फॉर्म में रोटेट कर रहे होते हैं, तो यहाँ जो इसका डिस्टेंस जो होगा इस ब्लेड का वो क्या होगा, सर्कमफेरेंस 2 पाई आर, और जो एरिया होगा पाई आर स्क्वायर। रेडियस और ब्लेड लेंथ भी कह सकते हैं ब्लेड की, ठीक है। डायमीटर के लिए आपको बताया पाई बाय 4 डी स्क्वायर, तो सिंपल है, और तो कुछ खास इसमें नहीं है। जितना ज्यादा डायमीटर बढ़ा देंगे पावर भी हमारे पास बढ़ जाएगी, जैसे, ठीक है। तो हमने देखा था 8 टाइम्स बढ़ जाती है, तो बाय द फैक्टर ऑफ 4 कि जितना आप लेंथ बढ़ाओगे तो कि यहाँ पर स्क्वायर का फैक्टर आ रहा है, क्यूब का फैक्टर आ रहा है, तो आपकी जो पावर है वो डबल हो रही होगी, ठीक है। ये कैलकुलेशन के थ्रू ज्यादा पता चलेगा, फिलहाल आप ये ध्यान में रख लें कि जैसे जैसे आप, अच्छा क्या कह रहा हूँ मैं, वेलोसिटी, ये वेलोसिटी का फैक्टर है। ये वेलोसिटी मैं ना कभी बार उसको पता नहीं क्यों वॉल्यूम बोल देता हूँ, मेरी हमेशा से अजीब सी आदत है कि वी जो है ना वो मैं कभी बार वॉल्यूम पढ़ देता हूँ, ये वेलोसिटी है, सही है। तो वेलोसिटी देखिए यहाँ पर क्यूब की फॉर्म में, तो इसका मतलब अगर विंड स्पीड की वेलोसिटी बढ़ी तो आउटपुट पे सिग्निफिकेंट इफेक्ट आ रहा होगा, ठीक है।
इससे ज़्यादा अगर एरिया डबल हो रहा होगा तो पावर भी क्या हो रही होगी, डबल हो रही होगी। ठीक है। अच्छा, अगर डायमीटर जो है आपके पास, जो हमने अभी कैलकुलेट किया है यहाँ पर, ठीक है, ये अगर आपका डबल हो रहा होगा तो आपके पास, चूंकि ये यहाँ पर अगर हम देखें स्क्वायर फॉर्म में है, तो डायमीटर डबल करने से आपके पावर आउटपुट जो है, जो पावर अवेलेबल है, वो 4 टाइम्स बढ़ जाएगी। ठीक है। अच्छा, तो इस हिसाब से हाफ का भी अगर आप इस हिसाब से क्या कर दोगे, डायमीटर को कम कर दोगे तो पावर भी आपकी 4 टाइम क्या हो रही होगी, कम हो रही होगी। ठीक है। तो लेकिन क्या होगा, डायमीटर बढ़ाने से जो कॉस्ट है टरबाइन की वो बढ़ जाएगी। ठीक है। तो अब ये कॉस्ट, सो बिगर मशीन हैव प्रूवन टू, मतलब इनको रखा जाता है कॉस्ट एफिशिएंट। ठीक है। तो कोशिश की जाती है कि इस तरह ऑप्टिमल डिजाइन बनाए कि वो कॉस्ट इफेक्टिव भी हो। सही। तो ये कहना ही चाह रहे हैं कि डायमीटर बढ़ाने से आपकी पावर भी प्रोपोर्शनली क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही होगी, जिससे क्या हो रहा होगा, तो वो एट द एंड जाके कहीं ना कहीं कॉस्ट कंपनसेट, यानी एट द एंड जाके कहीं ना कहीं कॉस्ट कंपनसेट आपकी हो रही होगी। ठीक है। अच्छा, अब ये कुछ अच्छा, ये स्विफ्ट एरिया क्या है, ये आपका सर्कुलर एरिया होता है, तो हमने वही डिस्कस कर लिया था, सर्कुलर एरिया। अच्छा, ये कौन बताएगा ये कौन सा टाइप का टरबाइन है? ये आपके पास जो टरबाइन है, ये आपके पास वर्टिकल एक्सिस विंड टरबाइन है, और इसकी कौन सी टाइप है, डेरियस टाइप है, जिसमें अप लिफ्ट फोर्सेस पे क्या होता है कि आपके पास, यानी जो प्रेशर डिफरेंस होता है, उस प्रेशर डिफरेंस पे ये जो कर्व होते हैं आपके क्या हो रहे होते हैं, रोटेट हो रहे होते हैं। सही है। अच्छा, ये क्या है, ये सेवेनियस टाइप है, ये डेरियस थी। ठीक है। अब ये वही चीजें, फॉर्मूला रिकॉल हो रहे हैं, मतलब सारे फॉर्मूले कोई भी टाइप आप यूज कर लें, फॉर्मूले सेम ही यूज होंगे। ठीक है। अच्छा, predetermined because aerodynamic efficiency of the turbine depends on the ratio। हाँ, ये इंपॉर्टेंट चीज थी जो मैंने आपको बताई थी कि ये जो स्पीड जो होती है, यानी जिस स्पीड पे आपके पास टरबाइन रोटेट करते हैं, वो जिस रेशियो में करते हैं, उसको, इस रेशियो को बोला जाता है ब्लेड टिप रेशियो। ठीक है। ब्लेड टिप रेशियो में क्या होता है कि बेसिकली ब्लेड टिप स्पीड बोला जाता है, यानी ये रेशियो होता है उस स्पीड का, ठीक है, उस स्पीड का जो कि ब्लेड की होती है, और उस विंड स्पीड का, यानी न्यूमरेटर में आपके पास क्या आती है, ब्लेड की। अच्छा, ब्लेड टिप स्पीड क्या होती है, मैं दिखा देता हूँ। लेट्स सपोज अगर मुझे ये ब्लेड जो है, इनकी जो ये स्पीड है टिप की, इस हब के थ्रू जो ये ब्लेड आपके रोटेट हो रहे हैं, विंड के, मतलब विंड के कॉरस्पॉन्डिंग जो आपका रोटर रोटेट कर रहा है, तो जिस स्पीड पे कर रहा है वो स्पीड क्या कहलाती है, ब्लेड टिप स्पीड, डिवाइड बाय विंड स्पीड। क्या है, विंड स्पीड वो हवा की स्पीड है। तो ये ऑप्टिमल रेशियो डिसाइड करता है कि आपके पास कितना पावर जनरेट होगा। मेरी बात समझ आ रही है? तो इस रिलेटिव वेलोसिटी पे आपके पास टोटल टरबाइन क्या होता है, ऑपरेट होता है। ठीक है। जो टरबाइन जो ऑपरेट होता है ना, वो सिर्फ विंड स्पीड पे नहीं होता, वो रिलेटिव वेलोसिटी पे होता है, रिलेटिव स्पीड पे होता है। ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें। अच्छा, हम कहां तक आ गए, हम आगे थे, यहाँ पर आगे थे। सही। तो अब डिपेंड, एफिशिएंसी जो है टरबाइन की डिपेंड्स ऑन द रेशियो बिटवीन द ब्लेड टिप स्पीड एंड द विंड स्पीड, दैट इज आल्सो नोन एज टिप स्पीड रेशियो भी बोला जाता है, ब्लेड टिप रेशियो भी बोला जाता है इसको। सही है, ब्लेड टिप स्पीड रेशियो बोलते हैं। तो अच्छा, द स्पीड ऑफ टरबाइन शुड बी चेंजिंग लीनियरली विद द विंड स्पीड, यानी जो स्पीड है टरबाइन की वो लीनियरली क्या होती है, चेंज हो रही होती है। अब अगर हम बोले किस तरह, यानी वैसे तो आपके पास टरबाइन पावर इस तरह आ रही होती है, जैसे अभी आपने ग्राफ जो देखा था उसमें जैसे जैसे विंड स्पीड बढ़ रही है, जैसे जैसे विंड स्पीड आपकी बढ़ रही है, तो टरबाइन आउटपुट जनरेट कर रहा है, तो टरबाइन पावर ही होगी। लेकिन टरबाइन की स्पीड में कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाता, टरबाइन की स्पीड लीनियरली ही इंक्रीज कर रही होती है। वो हम किस तरह एडजस्ट करते हैं, वो हम उस जो हमारा यॉ मैकेनिज्म था उसके थ्रू हम क्या कर रहे थे, हम ड्राइवर के थ्रू जो नेस्ले वाला पार्ट था, रोटर वाला पार्ट था, उसको हम क्या कर रहे थे, रोटेट करवा रहे थे विंड के हिसाब से।
अभी फिलहाल मैं हॉरिजॉन्टल एक्सिस विंड टरबाइन की बात कर रहा हूँ। तो एट क्यों किया जाता है ऐसे, ताकि टरबाइन की स्पीड लीनियरली इंक्रीज करे, टरबाइन की स्पीड में कोई डेविएशन इस तरह का कोई कर्व नहीं आए। तो ये टरबाइन की स्पीड है और ये टरबाइन की पावर, ये तो वो पावर है। अच्छा, बाद में जाके ये आपकी क्या होती है, लीनियर बढ़ने के बाद लीनियर हो जाती है, यानी बढ़ रही होती है। इसमें ऐसा नहीं होता कि मतलब इस देखा जाए तो टरबाइन पावर तो ऐसा ऐसा जनरेट होगी ना, लेकिन स्पीड जो है वो लीनियरली इंक्रीज करेगी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है। सही है। और अच्छा, यानी ये समझ लें, इसको मैं इस तरह भी एक्सप्लेन कर सकता हूँ कि विंड स्पीड तो हमें रिसीव हो रही है, लेकिन विंड स्पीड को अब एडजस्ट किस तरह करना है। विंड स्पीड तो आ रही है ना, इलेक्ट्रिकल आउटपुट उसी हिसाब से आएगा टरबाइन के थ्रू, लेकिन टरबाइन जिस स्पीड पर रन करेगा ना, उसमें ये पैटर्न नहीं होना चाहिए, उसमें पैटर्न लीनियर ही होना चाहिए, क्योंकि लीनियर पैटर्न होगा तब जाके वो आहिस्ता आहिस्ता क्या करेगा, पावर जनरेट करना शुरू करेगा। सही है। तो ये ग्राफ है, ये देख लीजिएगा, ये उसी से लिंक हुआ हुआ है, सिर्फ इसमें स्पीड हमने टरबाइन की ऐड की है। अच्छा अच्छा, रेटेड विंड स्पीड जो होती है वो 30 to 40 मीटर पर सेकंड होती है, एंड बट अ मीडियन विंड स्पीड इज मच लोअर देन अबाउट 5 to 7 मीटर पर सेकंड। ठीक है, जैसे हमने बात की थी, जिस स्पीड पे आपके पास आउटपुट आना शुरू होता है, शायद लास्ट लेक्चर में आपको याद हो, 3.5 मीटर पर सेकंड था, और मैक्सिमम जहां तक वो पावर जनरेट करता है जिस विंड स्पीड पे, वो 11 to 13 या 13 to 40 मीटर पर सेकंड होती है। ठीक है। अच्छा, इसका मतलब ये है कि मोस्ट ऑफ द टाइम ना आपको बहुत कम स्पीड ही मिल रही होती है टरबाइन की। क्यों? क्योंकि जैसे पता है विंड जो है वो अनप्रिडिक्टेबल है, सस्टेन नहीं है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम, मतलब 10% ऑफ द एयर लिखा है, बट 10% ऑफ द एयर वो टरबाइन अपनी फुल एफिशिएंसी पे, यानी रेटेड पावर जनरेट करता है, फुल एफिशिएंसी पे ऑपरेट होता है फॉर अ स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ टाइम। ठीक है। अच्छा, ये कुछ मेरे ख्याल में इसके पास सिमलिंग मॉडल है, अगर आप चाहें तो इसको सिमलिंग मॉडल के थ्रू आप टेस्ट भी कर सकते हैं। तो सही है। तो चाहे इसको मैटलैब पे टेस्ट कर सकते हैं कि कितनी आपकी पावर आउटपुट जनरेट हो रही है। तो इसमें आप क्या कर सकते हैं कि टरबाइन को सेट कर सकते हैं। पिच, वेरिएबल पिच का मतलब क्या है कि जो पिच एंगल होता है वो आप एडजस्ट करेंगे इन ऑर्डर टू कंट्रोल, बेसिकली ऑर्डर टू कंट्रोल द स्पीड। सही है। तो इस पे आपको जितने यूनिट्स जनरेट, यानी जितने यूनिट्स एट द एंड जनरेट हो रहे हैं, वो आप देख सकते हैं कि विंड के हिसाब से कितना आउटपुट आपके पास आ रहा है। ठीक है। तो ये मॉडल है, आप बना सकते हैं। ठीक है, यानी विंड स्पीड आ जाएगी इसमें आपके पास, और जनरेटर स्पीड आ जाएगी। ठीक है। तो वही दो बातें हमने यहाँ पर, विंड स्पीड अलग है और टरबाइन की स्पीड अलग है, दो चीजें सेपरेट हैं। तभी हम यहाँ पर रेशियो डिफाइन करते हैं, स्पीड टिप रेशियो। ठीक है, क्योंकि जो एट द एंड जो स्पीड, जिस स्पीड पे इलेक्ट्रिकल आउटपुट आ रहा होता है, वो रिलेटिव स्पीड होती है। ठीक है। तो आई थिंक दैट्स ऑल फॉर टुडे, और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम थोड़े से एब्रिवेशंस देखेंगे और कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे किस तरह सॉल्व करने, तो उससे और क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह। तो फिलहाल के लिए रोकते हैं इसको इस पे। अल्लाह हाफिज़।